वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आप सब अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप बताइए, आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? किस चीज़ की बेटा? अच्छा अच्छा। और बेटा आप? अच्छा। और यूपीएससी की तैयारी तो सभी कर रहे होंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आज का जो गाइडेंस सेशन है, इसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि आज हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिस दिन हम एग्जीक्यूट करने जाए, यानी एग्जामिनेशन हॉल में जाए, तो हमारी चीजें थोड़ी सी इजी हो। और उस सब के लिए माइंडसेट क्या रखना है। एक तो लार्जर माइंडसेट होता है जो हम आज से लेके एग्जाम डेट तक रख सकते हैं, और एक जो एग्जाम के दिन रख सकते हैं। इनकी बात करते हैं हम लोग। तो पहले तो हम रणनीति पे आते हैं। अगर हम स्ट्रैटेजी देखें, उसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आज मैं स्वॉट एनालिसिस की बात करने वाली हूँ। किसी को स्वॉट एनालिसिस के बारे में पता है? आजकल पॉलिसी मेकिंग जितनी भी हो रही है, अगर आप में से कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देगा या मैनेजमेंट स्टडीज करेगा आगे जाके, उनको ये एक मेथोडोलॉजी सिखाई जाएगी, स्वॉट। तो एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ। तो डब्ल्यू किस चीज के लिए हो सकता है? स्ट्रेंथ का ऑपोजिट क्या होता है? वीकनेस। वेरी गुड। ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, और टी फॉर एनी गेस थ्रेट। थ्रेट, हाँ जी बेटा। तो ये एक स्वॉट एनालिसिस आता है। इसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आपकी अपनी तैयारी के लिए भी आप ले सकते हैं। आप अपने किसी भी एस्पेक्ट को स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन को कर सकते हैं। आप अपने करियर चॉइसेस कैसे करने हैं उसके लिए स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। किसी सरकारी पॉलिसी के लिए भी आप स्वॉट एनालिसिस ले सकते हैं। तो आज हम स्वॉट एनालिसिस के माध्यम से जानेंगे कि हम अपनी तैयारी को और बेटर कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ये बस एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रही हूँ कि कुछ लोगों का स्वॉट एनालिसिस अगर मैं अपना करती तो मेरा कुछ यूं आता। और मैं ये बात भी बता दूं, आज जो मैं स्ट्रैटेजीज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो मुझ पे लागू हुए हैं, जरूरी नहीं आप सब पे हो। जैसे पानी में अगर हम आलू उबालते हैं और अंडा उबालते हैं, तो अंडा थोड़ा सा ठोस हो जाता है और आलू वही मुलायम हो जाता है। पानी और उबलना तो सेम है। तो हर का माइंडसेट, प्रवृत्ति, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक जो आपका बेसिक्स है, वो सबका अलग होता है। तो आप कंफर्टेबल उसी चीज के साथ रहिए जो आप करते आए हैं। आप अचानक से नहीं चेंज कर सकते। पर मैं आपको एक शायद नया पहलू बताऊं जो शायद आपके लिए काम करे, बहुत अच्छी बात है। ना करें तो आप सोच सकते हैं कि मेरे लिए तो ये चीज नहीं है, मैं जिस सिस्टम में हूँ वो मेरे लिए बेटर है, लेकिन उसको आजमाने के बारे में आप सोच तो सकते हैं। तो ये स्वॉट एनालिसिस अगर मैं कहूँ, अगर मुझे अपने स्ट्रेंथ्स लिस्ट करने होते तो मैं कहती कि मेरी स्ट्रेंथ हिस्ट्री सब्जेक्ट में है, पॉलिटी में है, रीजनिंग मेरी स्ट्रांग है। इसके अलावा और भी स्ट्रेंथ हो सकती है मेरी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैंने ऐसे 3 रखे। ऐसे आपका भी आज का होमवर्क है, इसमें मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे और आप हर हफ्ते का स्वॉट कर सकते हैं अपना कि क्या चल रहा है इस हफ्ते। तो सपोज इस हफ्ते की मैंने ऐसे तैयारी की है कि मेरा हिस्ट्री बहुत अच्छा प्रिपेयर हो गया है, पॉलिटी ठीक ठाक है, रीजनिंग अच्छी पता है, मुझे कॉन्फिडेंस है। वीकनेस में आते हैं, मैंने ऐसा फील किया है कि ये मेरी वीकनेस है। ज्योग्राफी, मैथ्स, नर्वसनेस हो जाती है। यहाँ पे कितने लोगों को नर्वसनेस होती है? बाकी जिनको नहीं होती है बहुत ही बड़ी बात है। ये सबसे बड़ा हथियार है आपका कि नर्वसनेस ही नहीं होती है। आधा तो बैटल ये रहता है कि आपको सब आता है एग्जाम से पहले। एग्जाम हॉल में इतना स्ट्रेस हो जाता है कि गड़बड़ होती है। ये मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से बहुत बार हुआ है। तो मैंने इसीलिए माइंडसेट पे भी बहुत काम किया है कि एग्जाम हॉल के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, उसके पहले इतना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कर लो कि एग्जाम हॉल में ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग रहेगा। कोई भी चीज आप एक दिन करेंगे तो आप उसमें मास्टर होंगे, कि करते रहेंगे तो मास्टर होंगे, करते रहेंगे। और हम लोग पढ़ते रोज रहते हैं लेकिन माइंडसेट पे काम नहीं कर पाते हैं। और वो आपको एग्जाम हॉल में आपको 2 घंटे के पीरियड में अपनी पूरी पढ़ाई को सिद्ध करना है। तो अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए अपने माइंडसेट को। तो मैंने देख लिया भाई मेरी तो वीकनेस है नर्वसनेस, या तो मैं रुक जाऊं कि भाई मैं नर्वस इंसान हूं, मेरे को मैथ्स नहीं आती है, ज्योग्राफी मेरी कमजोर है, मैं तो कुछ नहीं क्वालिफाई कर सकती। लेकिन ये मैंने समय रहते हुए इसको डिफाइन कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब आती हूँ मैं अपॉर्चुनिटी में कि मेरे पास ऐसे कौन से अवसर है जिसके आधार पे मैं अपने वीकनेस को कम कर सकूं, स्ट्रेंथ को मेंटेन या बेटर कर सकूं। तो वो कुछ भी हो सकता है। आप लोगों के लिए फॉर एग्जांपल बहुत अच्छी कोचिंग है, अभियोदय कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ लोगों की कमियों में फाइनेंशियल वीकनेस हो सकती है, सबके पास ये आर्थिक स्थिति नहीं होती है कि वो महंगे से महंगा कोचिंग ले ले। किसी के पास ये वीकनेस होती है कि उनकी फैमिली सिचुएशन ऐसी है कि वो दिल्ली जाके नहीं पढ़ाई कर सकते। अलग अलग चीजें हो सकती है। तो अपने आपके सिचुएशन के हिसाब से जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। इससे आपको एक मोटिवेशन आएगा।
आज का टॉक मोटिवेशन टॉक ही है। तो आपको अपना मोटिवेशन क्रिएट करना है। आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी बहुत अकेलापन भी होता है, सब आपके प्रॉब्लम नहीं समझेंगे। आपके जो फ्रेंड्स एम्प्लॉयड है उनकी एक अलग जर्नी चल रही है, वो सेवा के जितने भी चैलेंजेस होते हैं बहुत अलग होते हैं। आप यहाँ 4 साल की पढ़ाई करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, भगवान ना करे आपका क्लियर नहीं होता, आपको कोई डिग्री नहीं रहेगी, 4 साल में आपकी इंजीनियरिंग वरना कंप्लीट हो जाती है। तो आपके जो पीयर्स कोई पढ़ाई कर रहे हैं आप उनसे भी अलग महसूस करेंगे। तो आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है। ये बहुत ही सेल्फ मोटिवेटिंग वाली जर्नी होती है। तो इसमें बहाने खोजने खुद को मोटिवेट करने के लिए, और अपने आप जब अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि अच्छा मेरे पास इतने सारे अवसर हैं जिसके आधार पे मैं आगे बढ़ सकती हूँ या सकता हूँ। तो जैसे कोचिंग हो गई, कोचिंग के जो फैकल्टीज हैं सबका बहुत ही ध्यान से अपॉइंटमेंट होता है, ये सब एग्जाम दिए होते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम समझते हैं कि जब मैं आपकी जगह जब वो एग्जाम दे रहे थे उनकी क्या समस्या थी, तो वो उस तरह से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो आप समझिए आपके जो टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, आपके ऐसे कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं जो हमेशा सपोर्टिव रहते हैं। नई रिजल्ट आए तो कोई बात नहीं, इसीलिए तो दूसरा अटेम्प्ट होता है। ऐसे लोगों को लिस्ट करिए। आपके पास समय है, अगर आप ये यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, 1 महीने का लगभग समय है, ये भी तो एक अच्छा अवसर है। अगर आज तक भी आपने पढ़ाई नहीं की है, आज से शुरू करिएगा, दैट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। तो ये आप अपने अपॉर्चुनिटी लिखिए। इसमें टेक्स्ट बुक हो सकता है, करेक्ट ऑनलाइन रिसोर्सेस, ऑनलाइन बहुत चीजें होती है, उस पर भी मैं बात करूंगी। तो अपने अपॉर्चुनिटी आप लिख सकते हैं। और थ्रेड में आप क्या लिख सकते हैं, डिमोटिवेशन, टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसी कम समय रहता है एक तरह से देखे तो, उसको हम इधर उधर वेस्ट कर देते हैं। और जब हम टाइम वेस्ट करते हैं तो हम और डिमोटिवेट होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं तो और टाइम वेस्ट करते हैं। इसे कहते हैं विशियस साइकिल। विशियस साइकिल समझते हैं, एक बुरी चीज से दूसरी बुरी चीज से फिर से पहली चीज बुरी। तो ये आपको एक अपना स्वॉट एनालिसिस बनाना है। इसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजाइज करना है कि मैं किस एरिया पे ज्यादा काम करूं, क्या वहां ज्यादा काम करने का कोई पॉइंट है कि नहीं। और उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी परेटोस प्रिंसिपल के बारे में। किसी ने सुना है परेटोस प्रिंसिपल? किसी ने पॉलिटिकल साइंस एक वैकल्पिक सब्जेक्ट की तरह रखा है यूपीएससी के लिए, ये रखना चाहेंगे? खैर कोई बात नहीं। तो परेटो प्रिंसिपल आप इसके बारे में अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। इनका कहना है, जिन्होंने थ्योरी निकाली थी उसको हम अगर मॉडिफाई करके आपकी तैयारी में लगाएं, कि 80% चीज 100 की होती है, उसमें से सिर्फ 20% अहम होता है। सबसे अहम होता है 20%। आपके घर में इतने कपड़े होंगे, आप उसमें से 20% ही पहनते रहते हो। आपके घर में मतलब किसी भी ऑप्शन को आप लीजिए, चीजें इतनी होती है। इंटरनेट पे जाइए, जैसे मैं कह रही थी ऑनलाइन रिसोर्सेज, इतना ऑनलाइन रिसोर्स है हमारे इंटरनेट पे, उसमें से काम की चीज कितनी होती है? मुश्किल से 20%। तो ये जान के हमें ये पता चलता है कि हमें पूरे 100 चीज पे बराबर फोकस नहीं देना है। इससे पहले मैं स्कूल टीचर थी, तो जब मेरे बच्चे बोर्ड एग्जाम के लिए जाते थे, उनसे कहती थी अगर तुमको 80% मार्क्स लाने हैं ना, तो 20% ऑफ द सिलेबस में पकड़ चाहिए। पर अगर तुमको 100% मार्क्स लाने, क्योंकि सीबीएसई में तो 100/100 आता है, तब मैंने कहा तब तुमको 100% ऑफ द सिलेबस पे ध्यान देना है। लेकिन अगर कोई बच्चा जो पास नहीं हो रहा है या जो बहुत ही एवरेज है, वो 80% में हैप्पी है, तो मैं कहती थी तुम वो 20% बार बार पढ़ के जाओ, जिससे क्वेश्चन बन के आते हैं। तो अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हैं, अगर आप बहुत मजे में खिलाड़ी है, कई अटेम्प्ट दे चुके हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 100% ऑफ द सिलेबस कवर आराम से कर लेंगे मल्टीपल टाइम्स। लेकिन बच्चों के मन में डर रहता है कि अरे हमारी तैयारी पूरी नहीं है, हम एग्जाम कैसे देंगे। तो उसके लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चंस, हाँ जी बेटा, 20% ऑफ द सिलेबस में इतने क्वेश्चन होते हैं ना कि आप ठीक ठाक एग्जाम कर लोगे। मैं ये नहीं कह रही आप टॉप कर जाओगे। और सिविल सर्विसेज इज वेरी कॉम्पिटिटिव, ऐसे जितने प्रतियोगी परीक्षाएं उसमें बहुत प्रतिस्पर्धा है, तो उसमें तो आपको बहुत तैयारी रखनी है। लेकिन ये भी जानिए कि अगर आप वो 20% पढ़ ले गए तो आप एक ठीक ठाक जगह, बाकी आप पॉलिश करते चलो। तो समय का अभाव नहीं है, इससे डरना नहीं है। लेकिन अब ये मुद्दा उठता है कि 20% जाने तो जाने कैसे, कि कहां से इंपॉर्टेंट है। सपना तो आएगा नहीं, और सबको अगर ये बात पता है कि सिर्फ 20% से सिलेबस आएगा तो सबको क्वालिफाई हो जाए। जितने बच्चों को पता है ये बात, वही कंपटीशन ऊपर लेके जा रहे हैं, उसी वजह से कट ऑफ इतना हाई जा रहा है। और आप कैसे उसमें शामिल हो सकते हो? कोई मुझे बता सकता है कहां से पता चलेगा कि की एरिया क्या है? बोर्ड पे दिया है, कोई इस पे इलेबोरेट करना चाहेगा? आपको क्या सपना आएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है? यस, बिल्कुल, यही ही एकमात्र तरीका है जो सबसे सटीक है। लोग कहते हैं सिलेबस पढ़ो तो बहुत जरूरी है, खासतौर से मेंस के लिए सिलेबस बहुत जरूरी है।
सिलेबस में 100% ऑफ डेटा दिया है कि इससे क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे 150 से 100 क्वेश्चन आते हैं अगर आपके पेपर में, पूरा सिलेबस का कवरेज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ कुछ एरिया से आप देखेंगे क्वेश्चंस हेवीली लोडेड होते हैं, तो वो आप जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, PYQ का अर्थ होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उससे आपको फोकस एक आएगा। अगर आप सिलेबस पढ़ लेते हैं, मैं मेंस की अब बात कर रही हूँ, ये तो प्रीलिम्स के लिए PYQ काफी होते हैं, अगर आपको मेंस की तैयारी करनी है, मेंस में तो लोग बोलते हैं कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी भी चीज में रख सकते हैं, सही बात है, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है, फिर आप अखबार पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपके मन में ना डायरेक्ट कनेक्शन होता है कि अच्छा ये पॉलिसी के बारे में मैंने यहाँ पढ़ा है, ये सिलेबस में इस पेपर में था, इसको ध्यान से पढ़ लेता हूँ। वहीं किसी के मर्डर के बारे में लिखा हुआ है, आप शायद वो नहीं पढ़ेंगे। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ या उससे पहले जो पहलगाम में अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ, तो उसमें ये बहुत कम पॉसिबिलिटी पूछा जाए कितने लोग मर गए, किसने मारा, वो ये पूछेंगे अच्छा इंडस वाटर ट्रीटी जो सस्पेंड हुई है या अबेंस में रखी है उसके बारे में बताओ, उसको किसने ब्रोकर किया। तो जब आप पीछे जाके पढ़ते हो कि अच्छा वर्ल्ड बैंक उसमें इन्वॉल्व था, ओके ये पढ़ लेता हूँ, या शिमला अग्रीमेंट की बात की जाए, किन दो मिनिस्टर्स के बीच में हुआ था, ये भी नहीं पूछेंगे, पूछेंगे शिमला अग्रीमेंट का सबसे बड़ा बिंदु क्या है, वो है लाइन ऑफ अग्रीमेंट का डिसीजन हुआ था। तो जब आपने सिलेबस पढ़ा हुआ और आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप सनसनीखेज खबर पे नहीं फोकस करेंगे, आप थ्योरेटिकल्स पे करेंगे, आप बेसिक चीज पे करेंगे। और मैंने अभी जितनी भी चीजें बोली, इंडस वाटर, सिंधु, ये अपना शिमला अग्रीमेंट, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दी हुई है, ये मैं कहीं हवा से नहीं पढ़ के आ रही हूँ। लेकिन ये कैसे पता चला, पहले मैंने सिलेबस पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ा, उसके बाद मैंने उसको जल्दी से विकिपीडिया करती हूँ। मैं कोई भी चीज नहीं समझ आती है, मेरा वो तरीका, आप लोग कुछ और हो सकता है, उसका पहला पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ, उसमें कोई चीज नोट हो गया, अच्छा ये वाली अग्रीमेंट नहीं पता, ये मुझे आदत है, ये तो मैंने 12th की एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है, इसको खोल के रिवाइज कर लिया। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रगल तो है। देखिए, ये किया जाता है जब आप 1 साल आराम से लेके चल रहे अपनी तैयारी के लिए, तो आप फुर्सत से तैयारी करिए, और जिस चीज पे आप स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, जो आपको परोसा हुआ नहीं मिलता है, वो चीज आप कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन जो किसी और ने, आप किसी और के नोट से पढ़ लीजिए, क्लास में आके सर ने जो बताया सिर्फ उनसे बोलिए मुझे वैल्यू पॉइंट्स बता दीजिए, मैं वही रट के चला जाऊं, वो शायद आप एग्जाम हॉल में भूल जाए। लेकिन जो जर्नी आपने खुद इंटेलेक्चुअली ली है कि अच्छा मैंने वो न्यूज़पेपर पढ़ा, उसका मैंने ये थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे याद रहा। अब ये आप सारे टॉपिक्स के लिए नहीं कर सकते, पर जिसमें आप इंटरेस्टेड है, किसी क्षेत्र में तो आप इंटरेस्टेड होंगे, उसमें डिटेल में जाइए। आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, समय है, उसके बारे में देखिए। तो कमिंग बैक टू, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें या वनडे एग्जाम या ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पे फोकस करना है। आपके टीचर का गाइडेंस इसमें बहुमूल्य है, क्योंकि वो स्वयं एग्जाम दे चुके हैं, वो क्वेश्चन पेपर आपका बनाते हैं, तो ऐसे फिजूल के क्वेश्चंस नहीं पूछने वाले हैं आपसे, वो इंपॉर्टेंट एरिया रिपीट कराएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें हाई यील्ड टॉपिक्स, ये ऐसे वही टॉपिक्स होते हैं जो 20% में आते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। तो मैंने ऐसे बोर्ड पे कुछ इंडिकेटिव टॉपिक्स दिए हुए हैं जो हर एक बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहा है उसको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी आता है, आर्ट एंड कल्चर से भी आता है, इकोलॉजी से भी आता है। अगर आप वो क्वेश्चंस ना भी कर पाए ना, तब भी आपके चांसेस हैं कि आप क्वालिफाई कर जाओ प्रीलिम्स। लेकिन अगर आपने इनमें से क्वेश्चंस गलत कर दिए या ये नहीं कर पाए, तो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि एक एक बच्चा जो सीरियस है वो ये रट के आया होगा, क्योंकि ये 20% में आ रहा है, तो इससे आप गलती नहीं कर सकते हो। तो अगर आप 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, 8 घंटे आप इन एरिया पे दोगे, 2 घंटे आप आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक इस पे दो। अगेन मैं ये बात कहूंगी, सबकी तैयारी का अपना तरीका है। किसी को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, उनको लगेगा मैम मेरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो मैं कह रही हूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरे लिए काम किए, और हो सकता है मैं अंडा हूँ, आप आलू हो, गर्म पानी आपको अलग तरीके से रिएक्ट करे, मेरे ऊपर अलग करिए। तो ये आपको समझना है, मेरी जो स्ट्रैटेजीज है वो मेरे लिए काम की, मैं बस आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपको भी लगता है कि आपकी भी नेचर वैसा है, आपका भी माइंडसेट वैसा है, प्रिपरेशन वैसी, तो आप कर सकते हो। तो हिस्ट्री में जैसे लोग मिडीवियल हिस्ट्री में बहुत समय देने लग जाते हैं, कौन राजा का बच्चा कौन था, कौन क्या सक्सेशन हुआ, वो भले किसी को याद ना हो, पर ये पता होना चाहिए मोटा मोटी मिडीवियल हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। भक्ति मूवमेंट मिडीवियल में आया, विजयनगर एम्पायर है, ये सारे एनसीईआरटी के टॉपिक से बता रही हूँ। तो मिडीवियल हिस्ट्री को सिर्फ मुगल और सुल्तान पीरियड के बारे में नहीं देखना है, आपको उसको आर्ट एंड कल्चर की तरीके से देखना है। जब एंशिएंट की बात करते हैं, सारे पीरियड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्ता पीरियड इंपॉर्टेंट है, आपके ये चोला वाला, ये सारे पीरियड्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडस वैली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए कि उनकी स्क्रिप्ट का नाम क्या था, स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, डिसाइफर हुई कि नहीं, जितने फिगरीन्स थे आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, जितना दिया उतना पर्याप्त है। यूपी रिलेटेड, यूपी में कौन कौन से साइट थे, हर साल क्वेश्चन आता है, इसको ना पढ़ के जाना तो आप सीरियस नहीं है फिर। तो ये चीज आप तैयार करिए। उसके अलावा हिस्ट्री में फिर सीधे मॉडर्न पे अगर आते हैं तो फ्रीडम स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब अगर आपको नहीं पता, आप पिट्स इंडिया एक्ट नहीं कर पाए, चलो कोई बात नहीं, रेगुलेट, ये सारे कुछ टर्मिनोलॉजीज आपके सामने आएंगे, आप ये सब नहीं कर पाए, दैट इज ओके। पर अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी का कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये अगर आप गलत करके आ रहे हैं तो फिर कंपटीशन में आप नहीं रह पाएंगे। तो इस पे फोकस करिए। जब आपका ये मजबूत हो जाए तो बाकी एरियाज में जाइए। उसके अलावा अगर हम पॉलिटी में आते हैं तो पॉलिटी का बहुत ही अच्छा टेक्स्ट बुक हम सबके पास अवेलेबल है। कौन, आप लोग कहाँ से पढ़ते हैं पॉलिटी? लक्ष्मीकांत। क्वेश्चन अधिकतर वैसे बनते हैं जिनके पास बहुत इंटरेस्ट होता है, उनके पास बहुत टाइम होता है, वो कभी कभी बेयर एक्ट से पढ़ते, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने लग जाते हैं। मेरा कहना है नहीं, लक्ष्मीकांत इज गुड इनफ, उसी को पूरा तैयार कर लो, क्वेश्चन फंस जाएंगे। और अगर लक्ष्मीकांत के बाहर से कोई क्वेश्चन आता है तो वो बच्चा भी नहीं कर पाएगा जो सिर्फ 20% पे जिसकी बहुत अच्छी पकड़ है, तो इट इज ओके। लेकिन लक्ष्मीकांत का अगर कोई क्वेश्चन आता है आप नहीं कर पा रहे हो तो वो गड़बड़ है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप सब कुछ नहीं तैयार कर सकते हो, लेकिन सीरियस कॉम्पिटिटर्स कुछ एरियाज एकदम अच्छे से तैयार करके जाते हैं। उसमें पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की पूरी किताब पढ़ के जाइए। अगर नहीं पढ़ पा रहे, समय का अभाव है, प्रेसिडेंट आपको पढ़ के जाना ही जाना है। अभी इस बीच वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, ऐसे नहीं होता है कि वो मिड टर्म छोड़ जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनके बारे में पूरा पढ़िए, उनका इलेक्शन प्रोसीजर, उनका इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। तो आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हो गया। पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पार्लियामेंट तैयार किया हुआ है, स्टेट लेजिस्लेचर आपका तैयार हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी का कोई फुल फॉर्म बता सकता है? स्टेट पॉलिसी। इसके आप हिंदी वर्जन जानते होंगे, जरूरी नहीं आपको इंग्लिश वर्जन पता होगा। मौलिक अधिकार कहते होंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का अलग हिंदी क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हिंदी किसी को पता है? वेरी गुड। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ज्योग्राफी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने वो नहीं लिखा, नेशनल पार्क्स, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो इकोलॉजी का भी सेक्शन है। रिवर सिस्टम होते हैं, इंडस वैली पे आप पहलगाम भले ना प्रिपेयर करके जाइए, पर सारे रिवर जरूर याद करके जाइए। कौन सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, किसका ओरिजिन कहाँ पे है, कौन से माउंटेन रेंजेस वहां एग्जिस्ट करते हैं। तो रिवर्स, क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनसून पे हर साल क्वेश्चन आता है। हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी और यूपी की इकोनॉमी मॉनसून पे ही आधारित है। जो मॉनसून विंड्स होते हैं उसी की वजह से हमारी खेती ऐसे होती है। सॉइल्स के बारे में पढ़िए। तो ये सारी चीजें ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स के लिए बच्चे बहुत घबराते हैं, कभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में चले जाते हैं, डिमांड सप्लाई पढ़ने लग जाते हैं, उससे क्वेश्चन नहीं आते। डिमांड इकोनॉमिक्स आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स आते हैं, बैंकिंग, मनी, इन्फ्लेशन हर साल होता है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। बजट हर साल नया रिलीज होता है, बजट आप सुनिए, 1-2 घंटे की स्पीच होती है, वो सुन लीजिए। उसके अलावा इनके समरीज आते हैं, वो तैयार कर सकते हैं। तो ये मेरा कहने का क्या उद्देश्य था, ये आपके वो 20% है, और 20% में और भी चीजें। सिर्फ आप ये मत सोचिए कितना पढ़ के आप चले गए और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रही हूँ कि ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो उस 20% में आते हैं। आप सबको पता है प्रतियोगी परीक्षाएं के सिलेबस एक ओशन है, उसका 20% भी बहुत बड़ा है, वो आपको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर ये शुरुआत की तरह से मैंने आपको दिया हुआ है कि ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ की टॉपिक्स है। कोई ये ना समझे कि यही पढ़ के ही सिर्फ जाना है, किसी के मन में ये वहम तो नहीं है। अब इसके ऊपर अगर हम आए कि ये सब, अब बात तो हमने कर ली कि स्ट्रैटेजी कैसे करनी है, तो सबसे बड़ी चीज है प्रैक्टिस। हाँ जी बेटा, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं पॉसिबल है। क्लास में लेक्चर सुनते रहना ठीक है, अगेन 20% लेक्चर सुनिए, 80% प्रैक्टिस करिए। ये चीज मैंने बहुत लेट समझी, जिस साल में समझी उसके बाद से मेरे कई एग्जाम क्लियर होने लगे। वरना पहले मैं हमेशा सोचती थी नहीं थोड़ा पढ़ लूं फिर प्रैक्टिस करती हूँ, चीज उल्टी होती है। प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, धीरे धीरे ऐसा है आपकी प्रैक्टिस 80% होगी और सुन आप या पढ़ आप 20% रहे होंगे। पर वहां तक आने में टाइम लगता है, लेकिन आज से ही अभ्यास करना शुरू करिए। अब हम रिवाइज करें तो क्या रिवाइज करें? जब हम पढ़ते हैं तो हम लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, हमने हिस्ट्री में पढ़ ली, कोई बोलते एक और किताब बहुत अच्छी आई वो पढ़ लो, आप वो पढ़ने लग जाते हो, तो वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है।
एक सोर्स को 10 बार रिवाइज करूं कि 10 सोर्स को एक बार रिवाइज करूं, क्या लगता है क्या याद आएगा ज्यादा? तो ये चीज करना है, स्टिक टू वन सोर्स, एक स्रोत आइडेंटिफाई करिए कि ये चीज मैंने पढ़ी हुई है, ये ठीक ठाक है। अक्सर वो सोर्स एनसीईआरटी की किताब होती है या एक आध बुक होती है, जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, कि ये चीज तो मैं 10 बार पढ़ लूं वो भी कम होता है। कितनी बार होता है कि वो किताब उठाओ कुछ नया दिख जाता है, तो 10 किताबें कैसे पढ़ सकते हो? तो इससे आपका पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा। तो लेकिन उससे पहले आपको सही सोर्स तक पहुंच जाना है। ये नहीं कि आप 10 बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, समय बहुमूल्य है। वो आपके टीचर्स बताएंगे, अभ्युदय कोचिंग में सबके पास इतनी कैपेबिलिटी कि आपको गाइड कर सके। अगर आप यूट्यूब पे बैठ गए खोजने के लिए कि बेस्ट बुक्स क्या है, यूट्यूब अगेन ओशन है, उसमें से 80% कचरा है, तो कैसे क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे? तो जो स्टैंडर्ड किताबें हैं उस पर आप रिलाई करिए। जितने भी बच्चे सीरियस है अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, वो उन्हीं किताब से पढ़ते हैं और उनके आंसर वो सही करके आते हैं। एक सोर्स लीजिए, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। अब हम आते हैं सीसैट पे। तो मैं ये अक्सर सुनती हूँ कि बच्चे कह रहे हैं कि सीसैट आप समझते हैं क्या होता है? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये उन बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ जो पीसीएस दे रहे हैं और यूपीएससी दे रहे हैं, जो वनडे एग्जाम दे रहे हैं, जो इसमें मैथ्स वाथ्स पढ़नी पड़ती है, ये उनके लिए नहीं है। तो जो सीसैट का एग्जाम देते, कितने बच्चों को देना है या दिए हैं? ठीक है, तो इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आज की डेट में सीसैट क्वालिफाइंग है, इसका मतलब है आपको इसमें ना टॉप करना है, इसके नंबर भी नहीं जुड़ेंगे आपके फाइनल प्रीलिम्स के से। ये सीसैट प्रीलिम्स के पेपर का हिस्सा होता है और ये बस प्रीलिम्स स्टेज में होता है, प्रीलिम्स के नंबर नहीं जुड़ते हैं। तो आपको टॉप इस तरह से नहीं करना होता है, लेकिन आपको इतना नंबर ले आना है कि बाकियों से थोड़ा ऊपर रहे। सीसैट में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कोई बता सकता है? एक दो एरियाज। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, भाषा आ जाती है, पीसीएस में आती है, यूपीएससी में कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं, सोचने की शक्ति, आपकी समझने की शक्ति देखते हैं। तो ये चीजें होती है। अब ये यहाँ पे मैं जब बच्चों का सुनती हूँ कि सीसैट नहीं क्वालिफाई हुआ, तो मुझे बड़ी चिंता होती है, क्योंकि एक टाइम था जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट यूपीएससी का दिया था, उस समय सीसैट क्वालिफाइंग नहीं था। उस समय सीसैट के नंबर जुड़ते थे और मेरी बहुत वीक थी मैथ्स, तो मेरे नंबर ही नहीं बनते थे उस पर, और मेरे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता था कि लोग उसी में 200/200 ले आ रहे हैं, तो वो बहुत मुश्किल होता था। फिर जब से सीसैट हुआ, मेरे लिए बहुत आसान हो गया कि अरे इसमें बस इतने नंबर लाने, 33% नंबर लाके खत्म कर देने, टॉप नहीं करना है। अब मुझे किसी भी इंसान में इतना तो नॉलेज है कि वो पूरे सिलेबस का 33% उसका ठीक ठाक होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी मैथ्स कमजोर है, मेरी रीजनिंग ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन ठीक है, इसके आधार पे आराम से पेपर क्वालिफाई हो जाता है। तो मैं जब एग्जाम की तैयारी भी कर रही होती हूँ, मैं लास्ट हफ्ता देती हूँ सिर्फ सीसैट के लिए, ज्यादा समय नहीं रखती। मुझे पता है मैं एक हफ्ते में मैथ्स नहीं सीख सकती, मैं एक साल में मैथ्स भी सीख के ना ये मेंस में आना है, ना जीएस में आना है, ना इंटरव्यू में आना है। तो मैं इतनी मैथ्स नहीं पढ़ती हूँ, एकदम बेसिक सी मैथ्स करती हूँ, जो किसी भी क्लास 10th के स्टूडेंट को, अगर मुझे आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही कोई बात नहीं। लेकिन मेरा सारा जोर किस चीज पे होता है? रीजनिंग पे होता है, क्योंकि एक तो मुझे मजा आता है, माइंड फ्रेश होता है उससे, और कॉम्प्रिहेंशन, मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, तो मैं एनीवे बहुत रीडिंग करती हूँ, तो वो मेरे लिए नेचुरली अच्छी इजी चीज है। वो मेरे लिए पढ़ाई नहीं हो, मेरे लिए रिलैक्सेशन है। तो मेरा जो स्ट्रेंथ है उसकी वजह से मैं काम लोड आसान कर रही हूँ। तो अगर मैं यहाँ स्वॉट एनालिसिस पे वापस जाती हूँ, मैं अपना देख रही हूँ कि मेरा स्ट्रेंथ है रीजनिंग, तो भाई ये तो मेरे हाथ में, इसके क्वेश्चन मैंने एग्जाम हॉल में जब जाऊंगी तो मैं पहले मैथ से शुरू करूंगी कि रीजनिंग से शुरू करूंगी? रीजनिंग करूंगी, उसके बाद भाई नेक्स्ट लेवल पे कॉम्प्रिहेंशन कर लिया जल्दी जल्दी। कॉम्प्रिहेंशन में एक्यूरेसी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वो क्या पैसेज में लिखा है आप क्या समझे, तो मैं सारे अटेम्प्ट कर दे चली जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं ये जो आपके पीसीएस के एग्जाम में इसके आते हैं, कम्युनिकेशन के, हिंदी के, ये सारे करते चली जाती हूँ। और लास्ट में समय बच रहा है तो मैं बैठ नहीं जाती हूँ। बहुत बच्चों को देखती हूँ एग्जाम में आराम से बैठ जाते हैं हाथ मोड़ के कि हमने इतना तो कर लिया है। मैं मेहनत करते रहती हूँ। एग्जाम हॉल में 2 घंटे दिए हैं तो 2 घंटे को जस्टिस करूंगी, फिर मैं मैथ्स पे लगती हूँ। पहला क्वेश्चन मैथ्स का लेती हूँ, नहीं सॉल्व होता है, उसमें टाइम फिक्स कर लेती हूँ कि 2 मिनट है, इससे ऊपर मेरे पास टाइम नहीं है करने का। नहीं हुआ छोड़ो, उससे इमोशनली अटैच नहीं हो जाना कि मुझे सॉल्व कर देना है। दूसरे क्वेश्चन पे एक आध सॉल्व भी हो जाते हैं, एक आध हो सकता है गलती सॉल्व करके आ जाती हूँ मैं, लेकिन मैं ट्राई पूरा कर देती हूँ, लेकिन एक सीक्वेंस से चलती हूँ, क्योंकि मैं अपने वीकनेस पे फिक्सेट कर रही हूँ कि स्ट्रेंथ पे कर रही हूँ। यहाँ पे स्ट्रेंथ पे कि जो मुझे आता है उससे शुरुआत करें, और कभी ऐसा नहीं हो कि मेरा सीसैट ना हुआ हो। तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सीसैट से लोग बहुत इमोशनली वो हो जाते हैं कि मैथ्स से हमको मैथ्स बहुत अच्छी कर लेनी है। कोई नहीं केयर कर रहा है कि मैथ्स के आधार पे सीसैट क्वालिफाई कर रहे हैं कि लैंग्वेज के आधार पे। आपको ये
ऑब्स्टिकल पार करके निकल जाना है हाथ झाड़ के उससे। और मैथ्स आपके इसमें भी नहीं आएगा मेंस में अगर आपने मैथ सब्जेक्ट नहीं लिया है तो क्यों उस पर समय व्यर्थ करें? अगर आपका स्ट्रांग है तो बिल्कुल उसी से शुरू करिए, क्योंकि मैथ्स जिसकी ऑलरेडी स्ट्रांग है, जिसको उस पर स्लॉग नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, वो बच्चे शायद वही होते होंगे जो अपना सॉल्व करके बैठ जाते हैं कि हमने इतने मैथ्स के क्वेश्चन लगा दिए, हमें 33% इंश्योर्ड है। तो ये बात फिर से मैं कहूंगी सिर्फ सीसैट के बच्चों के लिए जो क्वालिफाइंग है। अगर आप कोई ऐसे एग्जाम दे रहे हैं जिसमें मैथ्स पढ़नी है तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपकी वो स्ट्रेंथ नहीं है तो आप उस पर समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि ये 80% और 20% में से ये 20% वाला हिसाब किताब 80% वाला हिसाब किताब है, जिसको आप ना भी पढ़े चल जाएगा आपका काम। तो सीसैट पे मैं ये कहूंगी फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। फिर आते हैं प्रैक्टिस की बात। अगर हम फिर से करें, आप क्या प्रैक्टिस करेंगे? सबसे पहले आपको जो प्रैक्टिस करना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद आप कुछ और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यूपीएससी या यूपीपीएससी के फैकल्टी से बना के दिया है, वही आपका बेसिस है, उसी को पढ़ के सारे कोचिंग वाले बना के देते हैं। तो जब आप पहले ही मूल पढ़ लेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे बनता है। और अगर आपको पता हो क्वेश्चन पेपर की एक डिजाइनिंग होती है जो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी, जिससे आपके मन में क्लैरिटी आएगी कि क्वेश्चन पेपर बनाने वाला क्या सोचता है, वो भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको PYQ सॉल्व करने हैं जो एक्चुअली हो रखे हैं, और उसके लिए वेट नहीं करना है कि मैं इतना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा या कर लूंगी फिर मैं 2-3 घंटे निकाल के एक सिटिंग में कंप्लीट करूँ। पढ़ते चलो उसको। मॉक टेस्ट के लिए टाइमिंग दो, लेकिन PYQ को सिलेबस की तरह रखो कि ये पूछा जा चुका है। अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से कुछ पूछा गया, एग्जैक्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा पर उसी एरिया से आएगा, या पूछ लिया जाए कि which among the following was the last movement to have happened, चार मूवमेंट को लिस्टेड है, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, राउलेट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको पता है कि लास्ट टू हैपेंड वाज क्विट इंडिया मूवमेंट, सपोज आपको ये पता है। आप जब PYQ पढ़ रहे होते हो, उसको पढ़ने का एक तरीका होता है, आंसर सॉल्व करके पीठ को थपथपाना नहीं कि बाहर हमने सही कर लिया। अब आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना है। आपको राउलेट सत्याग्रह के बारे में उठा के पढ़ना है कि क्या था, आपको क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, आपको नॉन कोऑपरेशन पढ़ना है, और आपको सिविल डिसोबीडियंस पढ़ना है। क्योंकि क्वेश्चन रिपीट वर्बैटिम नहीं होगा कि जो लिखा है, लेकिन उस एरिया से आएगा। अगले साल शायद राउलेट सत्याग्रह पे कोई क्वेश्चन। अभी एक मूवी आई थी केसरी, तो वो जिस एरिया पे बनी हुई मैंने नहीं देखी है, पर आप उसके बारे में पढ़ लीजिए, उसके बैकग्राउंड में जाके थोड़ा सा देख लीजिए कि वो कौन से सत्याग्रह पे बनी थी, क्या था। तो थोड़ा सा एरिया आइडेंटिफाई करिए कि ये एरिया से क्वेश्चन पिछली बार आया है, मैं नहीं कह रही हूँ सेम क्वेश्चन आएगा, पर वो एरिया रिपीट होगा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। उसके बाद एक वेबसाइट है freeupscmaterial.com, जिसे मैं पर्सनली यूज करती हूँ। उसमें सब चीजें फ्री की अवेलेबल है। जैसे उसमें अभी टेस्ट सीरीज मिल रही है, तो आप उसमें freeupsc.com पे जाइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF अवेलेबल है आपके पास हर टेस्ट सीरीज की। आप विजन IAS की ले लीजिए, इनसाइट IAS की ले लीजिए। बाकी मुझे नहीं पता, जो मैं यूज करती हूँ बता रही हूँ, उसको मैं डाउनलोड करती हूँ और सॉल्व करती हूँ। तो कई क्वेश्चन वहां से फंस जाते हैं एग्जाम हॉल में, और कुछ नहीं तो आपको एक प्रैक्टिस आता है MCQ कैसे सॉल्व करना है। तो आप जितना हो सके, ये सारी मैं मुफ्त चीजें बता रही हूँ, किसी चीज में पैसे नहीं लग रहे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, कोचिंग वाले उपलब्ध करा देंगे, नहीं तो आप वेबसाइट से जाके ले लीजिए आयोग के। फ्री UPSC मटेरियल में सब कुछ, मेंस के भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होते हैं, आप ले लीजिए। आंसर की भी होता है, वैल्यू पॉइंट्स उसमें लिखे रहते हैं। और फीडबैक लीजिए। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं मेंस की, तो आपको फीडबैक लेना जरूरी है, क्योंकि हम जो लिख रहे हैं हमें तो अच्छा ही लग रहा है, हम ही लिख रहे हैं तो हमें तो अच्छा लगेगा। किसी को भी दिखा लीजिए, और उसके आप सारे बातों से अग्री नहीं करेंगे। आपको लगेगा इतना थोड़ी ना, कोई 6 मिनट में इतना बड़ा आंसर में इतना सब कुछ नहीं लिख सकते, पर ट्राई करिए। हम यहाँ के लिए एम करते हैं, हम यहाँ पहुंचते हैं। अगर हम पहले ही आ रहे हैं तो कैसे होगा। तो आंसर राइटिंग जब आप करेंगे, फीडबैक लीजिए। यहाँ पे आपके कोचिंग फैकल्टी बहुत वैल्यूएबल होंगे। और अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप खुद प्रैक्टिस करिए, आंसर की वैसे सॉल्व करिए जैसे मैंने बताया। सिर्फ ऑप्शन नहीं मिलाना है कि अच्छा 34 क्वेश्चन का C आंसर था, 35 का D था। आपको एक एक ऑप्शन पढ़ना है, एक एक पेपर को चेक करने में। अगर 2 घंटे में हमने पेपर सॉल्व किया, 4 घंटे लगेंगे आपको वो पूरा रिवाइज करने में। तो वो चीज मन में रखिए। उसके बाद मैं कहूंगी OMR शीट का प्रिंट आउट ले लीजिए। ये OMR शीट सबको जानता है, आप लोगों के एग्जाम इस टाइप की शीट पे होते हैं, कुछ इसी टाइप के शीट पे होते हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन में कोई भी जाके इमेज लीजिए, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, और एक आध पेपर इस पे घर पे सॉल्व करके देखिए। क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या गलती हो जाती है, हमको भरना 33 का B है, हमने गलती से एक 32 छोड़ा हुआ है, नहीं फिल किया है, तो हमने कहीं और गलती से लगा दिया, और पूरा पेपर आपका गड़बड़ हो जाएगा। और
ऐसा नहीं कि आपने ओएमआर में गलती कर दी वो आपको दूसरा लाके दे देंगे, आपका रोल नंबर उसको छपा होता है, एक सीक्वेंस में आपको बिठाया जाता है हॉल में। आप कितने लोग एग्जाम दे चुके हैं, तो ये आप हॉल में जाएंगे आपकी सीट होगी, ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं उठ के बैठ जाते। पेपर को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होगा। और जैसे कि मैं शुरुआत से कह रही हूँ, कोई भी चीज आप एक दिन करेंगे थोड़ी गड़बड़ तो होगी ना, उसको लंबे समय के लिए करते रहेंगे, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको जाना है, इसको प्रिंट करना है और उस पर सॉल्व करते रहना है। सर ये लॉक कर दिया क्या मैंने किसी तरह से? और अपना जो रोल नंबर मिले अगर आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाता है तो एक ओएमआर पे उसको वो बबल कर दीजिए, मतलब बबलिंग समझते हैं, गोला बनाना, उसमें भी टाइम लगता है ठीक से बनाना। लास्ट में इतना स्ट्रेस होता है, जैसे मैंने अपना बताया, मुझे इतनी नर्वसनेस होती है कि हाथ कभी कभी शेक करते हैं। पेपर आता है, लग रहा है समय नहीं है, टेंशन होने लगती है, और उसमें लगाने में आपको ठीक से 20 मिनट का टाइम उसके लिए चाहिए आपको। आदमी सोचते ना 100 को अगर आप ध्यान से भी करते हो ना तो टाइम लग जाता है, 150 को कर रहे हो तो और टाइम लगता है। तो आप मान के चलो, हाँ सर अब करूँगी, थैंक यू, कि उसमें भी उसकी भी तैयारी करके जानी है, तभी आपकी फेल प्रूफ तैयारी है कि आप सही अर्थों में प्रिपेयर्ड गए हो। सिर्फ ये नहीं कि पढ़ के पहुंच गए, पढ़ के पहुंचना तो पढ़ाई करना है, प्रिपरेशन क्या होती है। तो ये आगे अगर हम बढ़ जाए इसमें, ये ओएमआर शीट ले लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है, इंटरनेट से प्रिंट करा लीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी लीजिए और उसके 5-10 कॉपी रखिए। अब आते हैं एग्जाम हॉल में क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट रखना है। अपनी घड़ी लेके जाइए, किसी के पास किसी वजह से घड़ी नहीं है, मम्मी पापा की बोरो कर लीजिए, अपने सामने एक घड़ी रखिए। बड़ा स्ट्रेस होता है, रूम में नहीं है, आगे पीछे चल रही है, उसको टाइम मिला के रखिए। कुछ लोग अपनी घड़ी फास्ट करके जाते हैं, मैं कभी फास्ट नहीं करके जाती, क्योंकि मुझे इतना स्ट्रेस होता है कि मैं अगर देख लूं कि मेरे पास 5 मिनट बच रहे हैं घड़ी में, बल्कि एक्चुअली 10 मिनट बच रहे हैं, मेरे हाथ कांप जाएंगे, तो मैं तो लेट करके चलती हूँ कि सुकून से रहो, टाइम है, करती रहूंगी। आपको पता होना चाहिए आपका माइंडसेट कैसा है, फिर आप उस हिसाब से तैयारी करिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत आप प्यार से समझा दो कि बेटा तुमने बहुत अच्छी तैयारी की, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम तो बहुत ठीक से, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे बोल दो कि बेटा तुम्हारी पढ़ाई बहुत खराब है, तुम्हें और करना होगा, वो मोटिवेट होने की जगह डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो आप पे डिपेंड करता है, मैं एक का रुझान नहीं जानती हूँ, आपको देखना है कि आप किस टेम्परामेंट में फॉल करते हो, वैसे तैयारी करिए। तो टाइम मैनेजमेंट में अपनी घड़ी लेके जाइए, और डिजिटल वॉच होनी चाहिए, स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए, वो उतरवा देंगे, और उससे आप चेक करते रहिए कि आप सही टाइम पे आपने जो प्लानिंग की थी। और ये आप कब बेस्ट यूज कर पाएंगे, जब आपने थोड़ी स्ट्रैटेजी करी हो, घर में प्रैक्टिस किया हो, तभी आपको पता है कि अच्छा मैं टाइम पे हूँ कि मैं नहीं हूँ। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग किन किन के एग्जाम में होती है, पीसीएस में होती है, यूपीएससी में होती है, बाकी जो एग्जाम आप लोग दे रहे हो उसमें होती है नेगेटिव, तो उसकी पहले से आपको तैयारी करके जानी है। इसमें भी आपको 2 चीज समझनी है। कुछ लोग होते हैं जो जब आंसर सॉल्व करते हैं उनकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, तो वो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे लेकिन सही करेंगे। और कुछ लोग होते हैं जैसे मेरे जैसे लोग जिनकी एक्यूरेसी बहुत खराब होती है, तो मुझे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए कि ज्यादा करने चाहिए? ज्यादा, क्योंकि मैं कम करूंगी तो मेरा एनीवे एक्यूरेसी कम है, तो मैं और नीचे गिर जाऊंगी। पर मेरी एक्यूरेसी खराब है, लेकिन जब मैं बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ तो वो किसी तरह से कट ऑफ के ऊपर आ जाता है। ये मैंने कैसे डिस्कवर किया, क्योंकि सब ये कहते हैं कम अटेम्प्ट करो, लेकिन मैंने अपने क्वेश्चन पेपर्स ऐसे सॉल्व किए थे, मैं ऐसा ओएमआर शीट लेके आई अपने लिए, और मैंने जितने क्वेश्चन मुझे लगता है शॉर्ट शॉर्ट आते उसे काले इंक से किया, जितने क्वेश्चन मुझे लगते थे मुझे थोड़े थोड़े आते उसे हरे इंक से किया, जिसमें मेरे को अंदाजी टक्कर लगता था वो मैंने रेड से किया, और मैंने टोटल किया। जब मैंने सिर्फ काले क्वेश्चंस देखे, काले इंक के, जो मेरे को शॉर्ट शॉर्ट पता था, मेरा कट ऑफ दूर दूर तक नहीं रीच हो रहा था, क्योंकि जितने मुझे आते थे उसमें भी मैं गलत करके आ रही थी। फिर मैंने ग्रीन वाले जोड़े, थोड़ा सा कट ऑफ मेरा बढ़ा, मतलब कट ऑफ तक पहुंची मैं, और जब मैंने रेड वाले जोड़े तो मुझे क्या पता चला, मैं कट ऑफ रीच कर गई। तो मुझ जैसे इंसान के लिए ये स्ट्रैटेजी से मुझे पता चला। तो ये मुझे किसी ने आके बताया नहीं, ये मेरे अभ्यास ने मुझे बताया, ये मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की थी और एक्सपेरिमेंट किया था। तो आपको अपनी एक्सपेरिमेंटेशन देखनी है, हो सकता है आपकी एक्यूरेसी इतनी स्ट्रांग हो कि आप कम क्वेश्चंस कर ले जाओ, और अगर आप मेरे स्ट्रैटेजी पे आए आपके लिए गड़बड़ हो सकता है। तो आपको ही पता करना है, मे बी आप ये स्ट्रैटेजी अपनाओ, आप देखो कि आपके मैक्सिमम मार्क्स कैसे आ रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम एग्जीक्यूशन में आते हैं, जिसकी हम बात कर ही रहे थे, नेगेटिव मार्किंग की आपको खुद प्लानिंग करनी है। मैंने अपनी की थी, आप अपनी देखिए। एग्जाम डे में पानी अपना लेके चलिए, किसी के वेट नहीं करते रहना कि पानी पिलाने आएगा, टाइम वेस्ट होता है, स्ट्रेस होता है। बाथरूम वगैरह का मैनेज कर लीजिए भाई, कि एग्जाम हॉल में सब टाइम वेस्ट ना हो।
कंफर्टेबल कपड़े पहनिए, वहाँ पंखा वंखा नहीं होता है ज्यादा, जरूरी नहीं लाइट हो वहां पे या हो, ऐसा भी मैंने एग्जाम दिया है कि वहां पे पंखा तो छोड़िए लाइट ही नहीं थी। ये मेंस में हुआ, यूपीएससी में लाइट ही चली गई, वो ऐसे ऊपर के हॉल में था कि लिख ही नहीं पा, बच्चे नहीं लिख पा रहे थे। तो एक जब मैं तैयारी भी करती थी तो पंखा ऑफ करके घर पे करती थी कि भाई मेरे पास कोई ये सब सुख सुविधाएं नहीं है, ये मान के मैं चलूंगी। और वहां पे भी अगर आदमी लिख सकते तो पहली बार कष्ट होता था। 3-3 घंटे अगर आप मेंस रख रहे हो और एक दिन में 2 पेपर लिखने होते थे आपको, 6 घंटे आप उस अनकंफर्टेबल चेयर पे जो ऊपर नीचे हिल रही है, अगर आप उस पे कर ले जा रहे हो, घर पे आप तैयारी करके जा रहे हो, आपको एक अच्छा खासा टेबल मिल गया आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वहीं से आपका मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अपने आप को वर्स्ट सिचुएशन में रख के मॉक टेस्ट दीजिए, पानी ना हो, पंखा बीच बीच में ऑफ कर दीजिए, लाइट चली जाए, आपका फोकस ना टूटे। अभ्यास ऐसे करके जाइए। फिर उसके बाद एक ऐसा पेन ले गए, एक बार तो ऐसा हुआ मैं प्रीलिम्स ही देने गई थी, कोई बगल में एक लड़के तो बहुत लेट आके बैठा, उसके बाद बैठा तो मुझसे पेन मांग रहा है कि आपके पास काला पेन है। मैंने कहा इसको टेंशन नहीं हो रही है क्या? मेरा तो मैं तो 10 बार चेक करती हूँ, पेंसिल पेन रूलर की जरूरत भी नहीं होती है प्रीलिम्स में लेके जाती हूँ कि क्या पता, रबर लेके जाती हूँ कि अपना कुछ रीजनिंग कर रही हूँ, क्वेश्चन पेपर में जगह कम हो गई तो पीछे का मिटा के कर लूंगी। तो आप उतने अलर्ट होके जाइए कि अपनी तैयारी आपकी लास्ट डे तक दिखे। प्रैक्टिस हैबिट्स, आप रोल नंबर पहले से लिखिए। ये मैं गलती कर चुकी इसलिए आप लोग बता रही हूँ। मेरे मेंस में ऐसा हुआ था, मेरा पूरा साइकिल हिल गया था। पहला पेपर था, इतनी टेंशन हुई वहां पे, जहाँ पे पेपर का नंबर लिखना था मैंने अपना रोल नंबर लिख दिया। फिर उसे डांट खाई मैं थोड़ी देरी बैठ के कि आपने ये कर दिया वो कर दिया, और स्ट्रेस हो जाता है, उसमें क्यों आना। उसके बाद प्रैक्टिस करके जाती थी, 4 बार अपना रोल नंबर लिखती थी घर पे ही कि मुझे पता है कि यही है। एंड अपना मॉक टेस्ट इस पे तैयार करिए OMR पे। अब लास्ट चीज पे आते हैं माइंडसेट ड्यूरिंग द एग्जाम। एक्सपेक्ट, मतलब अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर कि आप एक्सपेक्ट करेंगे कुछ तो गड़बड़ होगा। ऐसा मेरे साथ भी एग्जाम हॉल में हुआ, पूरी तैयारी करके गई, सब कुछ हुआ। उस साल प्रीलिम्स यूपीएससी का थोड़े अलग फॉर्मेट पे आ गए थे। आप लोगों ने अगर पुराने क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शन दिए, उसके बाद लिखा है 1 and 2 इज करेक्ट, 1, 3, 4 इज करेक्ट, इस तरह से आता है। तो इसमें सबको पता है कि एलिमिनेशन टेक्निक भी होती है कि 4 3 बार आया है तो हो सकता है ये आंसर हो। कुछ बच्चे मेरी बात नहीं समझ पाएंगे, जिन्होंने एग्जाम दे रखा वो समझ पाएंगे। जिस साल मैं जब लास्ट टाइम में प्रीलिम्स दे रही थी यूपीएससी का, उसमें ऐसा आया ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली 2 ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली 3, ओनली 4। ऐसा पेपर ना हमने किसी मॉक टेस्ट में देखा था, ना किसी प्रीवियस ईयर में देखा था। लेकिन मजा आया उस क्वेश्चन को देख के कि वाह, ऐसा भी बन सकता है, इसमें आप एलिमिनेट ही नहीं कर सकते हो, इसमें आप अलग तरीके से दिमाग लगाओ। तो एग्जाम हॉल में आपका माइंड इतना प्लास्टिक है, इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप तुरंत से अडेप्ट कर जाओ। और वो हो सकता है, आप लोग इतनी कड़ी मेहनत करते हो, इतनी पक्की तैयारी रहती है, और आप अगर सिविल सर्वेंट बनोगे भी तो आपको क्या लगता है सब कुछ थाल में परोस के दी जाएगी। आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी जिसका कोई पुराना उदाहरण नहीं होगा। आपको कम समय में कम रिसोर्सेज में करना है। तो प्रीलिम्स उसी की तो जांच है कि 4 ही ऑप्शन है, यही कोई विकल्प है, आपको नहीं आता है पर आपको जूझना है उस क्वेश्चन के साथ, आप गिव अप नहीं मार दोगे एग्जाम हॉल में। तो माइंडसेट इतना स्ट्रांग रखिए कि कुछ तो होने वाला है इस बार पेपर में, क्या है हमें नहीं पता, पर हम तैयार होके जा रहे हैं कि हम हार नहीं मानेंगे। टफ पेपर होगा, और ये मैं हर साल सुनती हूँ कि पेपर बहुत टफ आया। भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये तो आपके लिए टफ है तो दूसरे के लिए भी टफ है। आपकी तैयारी अच्छी है तो ठीक है, सबके लिए बराबर है लेवल, कोई ऐसी बात नहीं है। टफ है तो सबके लिए टफ है, कट ऑफ नीचे चला जाएगा, परेशान नहीं होना है। बल्कि पेपर आसान है तो मुश्किल की बात है, सबने अच्छा किया होगा, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा, कभी फॉर्मेट अलग हो सकता है, अब आप दुहाई नहीं दे सकते कि भाई अब मैं क्या करूं। आपको काम रहना है और अडेप्ट करना है। अडेप्ट का मतलब सबको पता है, समय अनुसार खुद का माइंडसेट एडजस्ट कर लेना है। आपको ये पता होना चाहिए, जो मैं आपसे कह रही थी, क्वेश्चन पेपर डिजाइनिंग एक होती है, इसमें 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज, जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड एंड अकॉम्प्लिश्ड लोग होते हैं, जैसे कि एक्सपर्ट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर फील्ड। वो कहीं के प्रोफेसर होंगे, कहीं के एचओडी होंगे, और अलग अलग इंडिया के एचओडी को अप्रोच किया जाता है, प्रोफेसर को अप्रोच किया जाता है कि आप 25 क्वेश्चन अपनी तरफ से दीजिए इस टॉपिक पे, या 5 क्वेश्चन दीजिए इस टॉपिक पे, और सोर्स लिखिए। आपने क्वेश्चन बनाया, आप लिखिए आपने क्वेश्चन बनाया, तो बनाया कहाँ से। तो वो ये सब अनाप शनाप नहीं लिख सकते कि ये यहां से मैंने लिख दिया। वो एनसीईआरटी, ऐसी किसी प्रॉपर पब्लिकेशन का नाम देंगे, इंडिया ईयर बुक, न्यूज़पेपर, एनसीईआरटी। तो आप भी किसी अनाप शनाप सोर्स से ना पढ़े, आप भी यहीं से पढ़ के आइए, न्यूज़पेपर, एनसीईआरटी,
इंडिया ईयरबुक अगर जरूरत हो तो। एक तो ये चीज आपको याद रखना है, डिजाइनिंग होती है वो एक प्रॉपर सोर्स से क्वेश्चन आता है, उन्हें लिख के देना पड़ता है कि हम इस सोर्स से दे रहे हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन चुने जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, पेपर कभी भी बनता है उसमें 33% क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, ठीक है। 33% क्वेश्चन मीडियम डिफिकल्टी के होते हैं और 33% कैसे होते होंगे, डिफिकल्ट। तो अगर आपको एक पेपर को प्रीलिम जैसे पेपर को अगर आपको क्वालिफाई करना है या उसको पार लगाना है, टॉपर को कितने मार्क्स आते होंगे? जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं आपको क्या लगता है उन्हें 100% आते हैं, 80% आते हैं? मुश्किल से 50% भी नहीं आते। जिसको 55% हो रहा है वो क्वालिफाइड है। आप मेंस उठा के देखिए, टॉपर के मार्क्स इतने होते हैं कि 55% होता है वो टोटल का, फर्स्ट डिवीजन भी नहीं है अगर आप ग्रेजुएशन में देखा जाए तो। आपको अगर 33 इजी क्वेश्चन है, 33 मीडियम क्वेश्चन है, तो आपको 33 डिफिकल्ट क्वेश्चन से घबराना चाहिए? 66 क्वेश्चन तो आप कर ही ले जाओगे, ना करो मीडियम क्वेश्चन गड़बड़ हो गए, लेकिन इजी क्वेश्चन नहीं गड़बड़ करना है। और वो कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा, एक्सपीरियंस से होगा, जो सिर्फ मॉक टेस्ट से आएगा। तो डिजाइन ऑफ द पेपर से आप कॉन्फिडेंस लीजिए कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। ये एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। मैं खुद स्कूल टीचर रही हूँ, हमें बोर्ड क्वेश्चंस देने होते थे तो हमसे बोला जाता था कि ग्रेडेशन ऑफ क्वेश्चन हो, कुछ इजी क्वेश्चन दीजिए, कुछ टफ दीजिए, कुछ बहुत टफ दीजिए। ऐसे नहीं होता कि पूरा पेपर ही टफ आ गया, मतलब आपकी तैयारी में कमी थी अगर आपको पूरा पेपर टफ लगे। कोई बच्चा नहीं कहेगा पेपर बहुत आसान था, क्योंकि उसमें 33% तो मुश्किल क्वेश्चन होंगे ही ना। स्मार्ट बच्चे उसको छोड़ते हुए चले जाते हैं कि ये इसमें जूझना ही नहीं है। और कुछ लोग अपनी ईगो पे ले लेते हैं कि मैं तो टफेस्ट क्वेश्चन करूंगा। अरे आप 33% टफेस्ट क्वेश्चन कर गए और बाकी क्वेश्चन आपसे गलत हो गए, टाइम नहीं बचा, तो क्या फायदा आपके पूरे तैयारी का? समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क तो करना ही करना है। अब प्रिपरेशन के समय माइंडसेट क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी बात, पहले तो ये चार्ट देखिए। आज का टॉक है मोटिवेशन का, पर मैं आपको टॉक देना चाहती हूँ डिसिप्लिन पे। मोटिवेशन कभी कभी आता है, आप सुबह उठते हैं, दिन की शुरुआत होती है, आपके मन में अच्छे थॉट से आप कर गए, 1-2 घंटे मोटिवेशन रहेगा। ऐसा कोई इंसान नहीं है, साइकोलॉजी हमारी ऐसी नहीं कि आप दिन भर मोटिवेटेड रहोगे, कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन नीचे आएगा। ये आपका मोटिवेशन ऊपर गया, थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा सा कम हुआ, फिर फ्लैट लाइन हो गया। तो ऐसे में आपको किस चीज पर रिलाई करना है? अनुशासन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है ना, अगर आपके अंदर है तो आप वो कर ले जाओगे वो पूरी चीज। अगर आप सुबह सुबह उठते हो, जैसे बच्चा सुबह सुबह उठा और इसने बोला कि यार मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड, आई जस्ट गो टू बेड एंड होपफुली आई फील मोटिवेटेड टुमारो। 5 बज रहे सुबह के, बोल रहे कि आज सुबह जगने का मन नहीं कर रहा है, मोटिवेशन नहीं, तो सो गया। दूसरा लड़का क्या कह रहा है? आई एम टायर्ड बट दिस इज माई रूटीन एंड आई विल गेट अप एंड स्टडी या एक्सरसाइज। इसने लिखा आई विल स्टडी। तो कौन बच्चा आगे जाने वाला है? जो अपने डिसिप्लिन पे रिलाई करता है कि मोटिवेशन पे रिलाई करता है? डिसिप्लिन। तो मोटिवेशन इज टेम्पररी, डिसिप्लिन इज लॉन्ग टर्म। पर आसान कौन सा होता है मिलना? मोटिवेशन। आपने यूट्यूब वीडियो देख लिया, आपने मेरी बात सुन ली, आपको एक अच्छा हो गया मॉक टेस्ट, बहुत मोटिवेटेड है आप। डिसिप्लिन असली कष्ट वाला काम है। जब आपको कोई ताली नहीं बजा रहा है, फिर उठोगे करोगे, आपको तुरंत उसमें रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। आज आपने मेहनत की है, उसका रिजल्ट आपको शायद 1 साल बाद पता चले, लेकिन आपको सेल्फ लव जानते हैं, दूसरे को प्यार करने से पहले खुद को प्यार करें। और सबसे बड़ा फॉर्म ऑफ सेल्फ लव क्या होता है? डिसिप्लिन। हम चाहते हैं हमारे माँ बाप हमारे लिए करें, हमारे माँ बाप चाहते हैं हम उनके लिए करें, हमारी शादी होती है हम चाहते हैं हमारे पति पत्नी हमारे लिए करें, हमारे दोस्त हमारे लिए करें। अरे हम अपने लिए क्या करेंगे? क्या हम अपने लिए डिसिप्लिन हो सकते हैं? अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं? होता है, किसी दिन नहीं हो रही है, आपने एक डिसिप्लिन सेटअप किया कि आज मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, वो किसी कारणवश नहीं हुआ। और कभी कभी जेन्युइन रीजन भी होते हैं, घर में कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गई, तबीयत खराब हो गई, आपका मोटिवेशन लूज होता है। लेकिन आप अगले दिन फिर से उस डिसिप्लिन में आते हो कि कल मेरे 8 घंटे के बजाय 2 घंटे पढ़ाई हुई, मैं खुद को उसकी शाबाशी देता हूँ कि मैंने उसमें भी 2 घंटे पढ़े। अगले दिन मैं सुबह उठूंगा, आज फिर से मैं 5 बजे से पढ़ाई शुरू करूंगा या 10 बजे करूँ या जितने देर करूँ, और वो डिसिप्लिन बनाए। और डिसिप्लिन बनाने के लिए हैबिट चाहिए होते हैं। हैबिट बनाने के लिए 22 दिन चाहिए होता है। कोई भी काम आप लगातार 22 दिन करेंगे ना, वो आप में शुमार हो जाएगा। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आप कोई हैबिट 2 दिन में नहीं बना सकते हो, आपको समय लगेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तो आज ही के दिन अपने स्वॉट एनालिसिस करो। जो बच्चे लेट है उनको मैं रिवाइज करा दूंगी स्वॉट क्या होता है, और अच्छे हैबिट बनाओ।
और 3 चीजें जो मुझे लगते हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ अच्छी रहती है, वर्क, वर्कआउट, स्लीप। आप सुबह उठो, अगर आपके पास वर्क है तो वर्क में जाओ, नौकरी पे हो, आपका मूड कितना भी खराब है, आप सुबह उठोगे, नहाओगे, नौकरी पे पहुंचोगे। वर्क नहीं करे, आपकी स्टडी आपका वर्क है, सुबह नहाओगे, पूजा करोगे, बैठोगे, वो अपना नॉन नेगोशिएबल रखो। घर में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपने बनाया कि मैं सुबह उठूंगा, उसके बाद कोचिंग सेंटर में आके यहाँ पे बैठ जाऊंगा, दिमाग ना चले, कोई बात नहीं, तुम्हारा हैबिट बिल्ड हो रहा है। आप आके बैठने की हैबिट डालो। एग्जाम हॉल में 6 घंटे बैठने हैं ना जब आप मेंस लिखोगे, तो आज बैठो, पंखा ऑफ करके बैठो। लाइट नहीं है, नहीं मैं क्यों जाऊं, बारिश हो रही, बारिश में जाओ। मैं जब ना मेंस लिख रही थी, इतना इतना पानी भरा हुआ था मेरे एग्जाम सेंटर में, ऐसे लांग के गई थी, मेरी मम्मी ने अपने जूते निकाल के दिए थे क्योंकि मेरे गीले हो गए थे, कि तुम ये पहन लो। तो बहाने तब नहीं चलते हैं। सब अच्छे घर से भी होते, बुरे घर से भी होते, लेकिन सबको वो एक जगह बैठ के करना होता है। तो आपको खुद को उतना मेंटली स्ट्रांग करना है। तो मोटिवेशन और डिसिप्लिन में मैं तो कहूंगी डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आप खुद पैदा कर सकते हो। मोटिवेशन तो बाहर से भी मिल सकता है, लेकिन ये भी बात है दोनों साथ में चलता है। मोटिवेशन प्लस डिसिप्लिन इज गोल। आप में डिसिप्लिन है, पर कभी कभी मोटिवेशन होता है तो डिसिप्लिन बनना भी आसान हो जाता है। तो दोनों को साथ लेके चलो, लेकिन इसमें ज्यादा रोल डिसिप्लिन का है। भले तुम कम करो रोज, पर रोज करो उस चीज को। और 22 दिन लगते हैं किसी भी चीज में आने में। तो मैं फिर कह रही थी वर्क, वर्कआउट। वर्कआउट मतलब कुछ एक्टिविटी करो। दिन भर बैठे रहनी भी ठीक बात नहीं है। कुछ स्पोर्ट खेलो, आप क्रिकेट खेलते हो या बास्केटबॉल खेलते हो, कुछ भी एक्टिविटी करो, डांस करते हो, ये सब काम आएगा। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वो उन्हें बस किताबी कीड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू क्या है, पर्सनालिटी टेस्ट। सिर्फ पढ़ पढ़ के पर्सनालिटी नहीं बनती है, आपको जाके लाइफ जीनी भी होती है। तो उसे सकारात्मक तरीके से जियो पहले से, उसको भी तैयारी मानो। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो या पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो या डांस कर रहे हो, उसके तह तक घुसो कि ये डांस फॉर्म है, भरतनाट्यम या आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, इसमें कितनी मुद्राएं होते हैं, मेरा डांस स्टाइल कौन सा फॉर्म का, या क्रिकेट में कौन कौन सी ट्रॉफीज होती हैं, और खेलो उसको दम लगा के। 1 घंटे खेलो, खुशी से खेलो, माइंड फ्री करो। तो वर्क, वर्कआउट, वर्कआउट में एक्सरसाइज हो गया, ये हो गया। अच्छा डाइट भी लो, बैलेंस्ड मील लो, ठीक है। फैट्स खाने चाहिए, मेजर्ड फैट्स खाओ, घी खाओ, उससे ब्रेन फ्यूल कहते हैं। बादाम खाओ एक अच्छे मात्रा, ठीक ठाक मात्रा में, बैलेंस्ड मील। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। प्रोटीन सबके लिए बहुत जरूरी है, तो प्रोटीन के लिए दही लो, दाल लो, ये सारी चीजों पे भी ध्यान दो, ये सब चीजें भी मैटर करते हैं। एंड लास्ट में स्लीप, वर्क, वर्कआउट, स्लीप। स्लीप तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा ब्रेन क्लीन अप होता है जब आप सो रहे होते हैं। स्लीप के भी कई साइकिल होते हैं, डीप स्लीप होती है, रेम साइकिल होती है, और शैलो स्लीपिंग होती है। आप रेम साइकिल बहुत जरूरी होती है। जब हम सपने देखते हैं, रैपिड आई मूवमेंट होता है, उस समय हमारा पूरा ब्रेन क्लियर हो रहा होता है, हमारा स्ट्रेस जा रहा होता है, हम जो याद करते हैं वो सीमेंट हो रहा होता है। तो आप सिर्फ पढ़ के नहीं क्वालिफाई करोगे, आप ये सब कुछ करके क्वालिफाई करो। एक होलिस्टिक रखो अपने माइंड में, ठीक है। तो ये चीज आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है। डीप ब्रीदिंग, ऑक्सीजनेट होता है आपका पूरा बॉडी, आपके हाथ कांपने बंद हो जाते हैं। ये सारे मेरे इश्यूज हैं, मुझे पता है, मुझे सारा आंसर आता है, पर मेरे हाथ शेक कर गए तो कैसे मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूंगी। तो पहले से प्रैक्टिस करना है। मैं मान के चलती हूँ कि चलो सबके पास 2 घंटे एग्जाम में लिखने के लिए, मैं 15 मिनट मान के चलती हूँ, मैं स्ट्रेस लूंगी, मैं शायद पीछे, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। और ये तो एग्जाम हॉल में मेरी स्ट्रैटेजी, एग्जाम हॉल के पहले डीप ब्रीदिंग करो। मेडिटेशन के इतने टेक्निक्स होते हैं, कुछ लोग ध्यान लगाते हैं, रोज लगाओ, 1 मिनट लगाओ, इसकी हैबिट बिल्ड करो। आज से निर्णय लो कि मैं 3 हैबिट्स बनाऊंगी अच्छे, या बनाऊंगा अच्छे। समय से सोना, प्रोटीन ज्यादा खाना, और रोज 1 मिनट ध्यान करना। ये 22 दिन करके देखो, आप लोग बेटर फील करोगे। पढ़ाई तो रोज कर रहे हो, तो आपके टीचर्स भी कराएंगे, पर ये सब छोटी चीजें होती है जो मिस हो जाती है। और लास्टली बस फिर से मैं यही कहूंगी कि डिसिप्लिन रहिए। ये है जो डिसिप्लिन आपको यहां तक ले जा रही है, और मोटिवेशन है जो सिर्फ मोटिवेशन पे रिलाई नहीं करना है। तो आप लोग अपनी मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करिए, अच्छे लाइफस्टाइल हैबिट्स बिल्ड करिए, ठीक है, और अच्छा ही होगा। अब किसी के कोई एग्जाम रिलेटेड या कोई और क्वेरी है तो आप लोगों का समय मैं व्यर्थ नहीं करूंगी। अच्छे से तैयारी करिए, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, प्रैक्टिस से अपनी शुरुआत करिए। कोचिंग में रेगुलरली आइए, ये मत सोचिए टाइम वेस्ट है, ये प्रैक्टिस है। यहाँ पे बैठने की, एक अच्छा रूटीन बनाने का, रूटीन अच्छा रहता है, मोटिवेशन अपनी जगह आता है। मोटिवेशन हाई करने की बहुत तरीके, किसी की टॉक सुन लीजिए, किसी से बात कर लीजिए। पर बहुत लोगों में गलत फहमी होती है कि सोचते हैं कि आज की पढ़ाई थी, टॉक सुन लिया, पढ़ाई हो गई। आज जो मैंने बोला है ये बस एक मार्गदर्शन है। अब आपको पढ़ना है, जितने घंटे आपने पढ़ाई की, मत सोचिए आज कोचिंग आए 2 घंटे बैठनी है, हमारी पढ़ाई पूरी हुई, नहीं।
आपने कुछ बहुत वैल्यूएबल सीखा है, लेकिन पढ़ाई का कोटा बच रहा है, तो उसको मन लगा के करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हाँ सर, ये हो गया। बच्चों को अगर संबोधित करना है। वेरी वेलकम सर।